Dear students, today we will cover the topic approximation of functions by Taylor's series. In our last video of approximations, we have discussed about the approximations of functions, and today we have added one more term, approximation of functions by Taylor's series. हम अपने पहले लेक्चर में फंक्शंस को अप्रॉक्सीमेट करने के जो बेसिक्स हैं वो सभी स्टडी कर चुके हैं और आज हम उस अप्रॉक्सीमेशन से रिलेटेड एक मेथड को कवर करेंगे। ओके, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा और वहाँ हमने डिस्कस किया कि कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनकी वैल्यूज़ हम पर्टिकुलर पॉइंट्स पे फाइंड आउट करना चाहें तो हमें उन फंक्शंस की वैल्यूज़ ईजीली अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ हम क्या करते हैं, हमारा फंक्शन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नेचर का है, वो एक ऐसी फॉर्म में है जिसके लिए हमारे पास डायरेक्ट वैल्यूज़ हमें नहीं मिल रही हैं, या आप कह सकते हो कि मेरे पास एक डिस्क्रीट डाटा है, उस डाटा को फिट करने के लिए मुझे एक पॉलिनोमियल चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, अपना फंक्शन जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, जिसकी वैल्यूज़ हम इजीली फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे, हम अपने फंक्शन को किसी नए सिंपल फंक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं। और आपने पढ़ा था कि जो नए सिंपलर फॉर्म है, जो नए सिंपल फंक्शंस हैं, वो आपके पॉलिनोमियल्स भी हो सकती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हो सकते हैं, वो एक्सपोनेंशियल्स की फॉर्म में भी हो सकता है, या कोई रैशनल एक्सप्रेशंस भी आपके पास हो सकते हैं। बट आज हम जो यहाँ पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, स्पेशली पॉलिनोमियल्स की हेल्प से, मीन्स अपने फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ अ पॉलिनोमियल। और हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि विस्ट्रस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस होगा किसी भी रीजन में, पर्टिकुलर अगर वो उस रीजन में कंटिन्यूस है, तो उस फंक्शन के लिए हमारे पास पॉलिनोमियल ज़रूर एग्जिस्ट करती है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें कोई ना कोई अप्रॉक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल ज़रूर मिलेगी। और आज जो पॉलिनोमियल हम यूज़ करेंगे वो पॉलिनोमियल क्या है, आपकी जो अप्रॉक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल है वो हमने कहाँ से डिराइव की है, टेलर्स सीरीज की हेल्प से। ओके, टेलर्स एक्सपेंशन की हेल्प से हम आज अपनी एक पॉलिनोमियल डिफाइन कर रहे हैं। और देखिए क्या है वो पॉलिनोमियल एक्सपेंशन, दिस इज टेलर्स एक्सपेंशन, टेलर सीरीज वी आर बेसिकली यूजिंग हियर। स्टूडेंट्स देखिए, आपको फंक्शन की वैल्यू किसी भी पॉइंट x पे अगर फाइंड आउट करनी है, तो मुझे फंक्शन की वैल्यू x पे फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला क्या है मेरे पास, f ऑफ a प्लस एक्स माइनस ए। नाउ व्हाट इज ए क्या है, देखिए आपको क्या करना है, ए एक पॉइंट हमने चूज किया और ए के सराउंडिंग्स में हमने एक रीजन चूज किया। ओके, अब x क्या है, x कोई भी पॉइंट होगा a के नेबरहुड में, a के आसपास का जो एरिया है उसमें कहीं पे भी आपका x हो सकता है। सपोज दिस इज योर x, एट दिस पॉइंट यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन, आप इनमें से किसी भी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने पर्टिकुलर x इस पॉइंट को चूज किया, आप किसी को भी ले सकते हो। तो फंक्शन की वैल्यू x पे क्या होगी, f ऑफ a मीन्स फंक्शन की वैल्यू a पॉइंट पे, प्लस x माइनस a मीन्स x और a के बीच का डिफरेंस, डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल एंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f एट पॉइंट a मीन्स f डैश a फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, प्लस x माइनस ए मीन्स इनके डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू सेकेंड डेरिवेटिव। फिर नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, x माइनस ए क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू थर्ड डेरिवेटिव। आप क्या देख रहे हो, कैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं, x माइनस ए की पावर भी इंक्रीज हो रही है, डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल की टर्म भी इंक्रीज हो रही है और साथ में डेरिवेटिव भी उसी वे में आपका इंक्रीज हो रहा है। और हमने करते करते इन टर्म्स को कहाँ तक लिखा, n तक, मीन्स x माइनस ए रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू nth डेरिवेटिव प्लस सम रिमेनिंग टर्म्स। ओके, प्लस में कुछ और टर्म्स लिखी है जिसको हमने rn से रिप्रेजेंट किया, और rn किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके रिमाइंडर को। ठीक है, और रिमाइंडर टर्म भी देखिए क्या है, x माइनस ए रेज टू पावर n प्लस 1
divided by n+1 factorial into f raised to power n+1th derivative of f. Now point is not a, point is eta. Eta is some new point और जो आपका eta होगा वो x और a के बीच में ही कहीं होगा. इनमें से कोई भी आपका पॉइंट हो सकता है. So students, this is the standard formula which we have taken from Taylor series. This is the Taylor series. तो आप देखिए हम कर क्या रहे हैं इस मेथड में. आपको किसी भी पॉइंट पे वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड पॉइंट चूज किया. अब आप इस पॉइंट के नेबरहुड में इधर भी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो और इधर भी. ठीक है, सपोज दिस इज पॉइंट a माइनस एच एंड दिस इज पॉइंट a प्लस एच. मतलब आप a से h गैप पे इधर भी जा सकते हो, a से h गैप पे इधर भी आप अपने फंक्शन के वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो. देखिए बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, आप देखिए आपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट की. अब हम इस मेथड को यूज कब करते हैं, आप देखिए फॉर्मूला ध्यान से. इस मेथड में आप क्या यूज कर रहे हो, डेरिवेटिव्स यूज कर रहे हो फंक्शन के. फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव. तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि ये मेथड उन इक्वेशंस के, उन फंक्शंस के लिए यूज होगा जो इजीली डिफरेंशिएबल होंगे. ओके, वो फंक्शंस जिनके डेरिवेटिव्स हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, उन फंक्शंस के लिए हम इस मेथड को यूज करेंगे. अगर आपका फंक्शन ऐसा है जिसका डेरिवेटिव निकालना ही एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वहां हम इस मेथड को अवॉइड करेंगे क्योंकि यहाँ हमें हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव्स निकालने होंगे. सेकेंड थिंग दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड्स that the point x should be very close to a. जो आपका पॉइंट x है वो a के काफी क्लोज होना चाहिए. देखिए अगर x और a क्लोज होंगे क्या होगा, उससे x का और a का डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, है ना. x और a के बीच का जो डिफरेंस है दैट विल बी वेरी स्मॉल. तो आप देखिए इस टर्म के स्मॉल होने से क्या होगा, अगर मैं इसकी पावर्स इंक्रीज करती जाऊंगी, ओके, पावर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो स्मॉल नंबर की जब आप एक बड़ी पावर लोगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा, और स्मॉल हो जाएगा. और जब आप उस इंक्रीज्ड पावर के फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे तो वो वैल्यू और भी ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी. तो अगर ये गैप कम है तो ये सारी टर्म्स कैसी आ रही हैं, स्मॉल आ रही हैं. और अगर वो टर्म इतनी छोटी हो चुकी है तो आप क्या कर सकते हो, उस टर्म को निग्लेक्ट भी कर सकते हो. देखिए स्टूडेंट्स, इस मेथड में आप कितनी टर्म्स लिख रहे हो, n. अब n क्या है, नॉट डिफाइंड n. 10 भी हो सकता है, 100 भी, 1000 भी, आप कितने भी टर्म्स ले सकते हो. बट द प्रॉब्लम इज कि जो बाद वाली टर्म्स हैं क्या मैं उन्हें निग्लेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि मैं 100 टर्म्स तक इस सीरीज को ओपन करूँ, तो वो तो अगेन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बन जाएगी. तो मुझे करना क्या है, मुझे लास्ट वाली टर्म्स को इतना स्मॉल करना है कि उन्हें मैं इजीली नेग्लेक्ट कर सकूं. जिन्हें नेग्लेक्ट करने से फर्क तो पड़ेगा, देयर विल बी एन इफेक्ट, आपका एरर तो आएगा, बट वो एरर इतना स्मॉल होगा दैट कैन बी नेग्लेक्टेड. तो आपको बेसिकली ध्यान क्या रखना है कि जो पॉइंट x है दैट शुड बी क्लोज टू a. x और a के बीच का गैप कम होना चाहिए. गैप कम होने से ये टर्म स्मॉल हो जाएंगी. और आप स्टार्टिंग के कुछ टर्म्स तो उन्हें लिखोगे, बट फिर हम क्या कह देंगे कि ये टर्म आगे बहुत छोटी होती जा रही है, तो हम उन्हें आगे नहीं लिख रहे हैं, उन्हें हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं. और जो भी जहां तक आप लिखोगे वो आपकी टर्म्स इंक्लूड हो जाएंगी. बाकी सारे टर्म्स आपकी किसको रिप्रेजेंट करेंगी, रिमाइंडर पोर्शन को. अब देखिए अगर मैं इसको क्लोज ना लूं, फॉर एग्जाम्पल आपने a 0 लिया है और x आपका 2 है, तो 0 से 2 के बीच में देखिए आपका दिस इज योर 0 एंड दिस इज योर 2. तो अगर अब मैं x माइनस a करूं, इट विल बी 2 माइनस 0 मीन्स 2. अब मैं अगर 2 की हायर पावर कर दूं 10, तो वो तो बहुत लार्ज नंबर बन जाएगा और इतना लार्ज होगा कि उसे नेग्लेक्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा. तो ये एक आप ध्यान रखिए कि जो पॉइंट्स x हैं दैट दो शुड बी वेरी क्लोज. मतलब इस पॉलिनोमियल की हेल्प से, ठीक है, जो मेरा गिवन फंक्शन था, अगर मैं कहूँ ये मेरा गिवन फंक्शन था और ये क्या है, मेरी अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल है, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में किससे रिप्रेजेंट किया था, px से. तो ये क्या है, आपका px है. और आप देखिए px से आप अप्रोक्सीमेट फंक्शन को
कर सकते हो। तो मुझे अब फंक्शन को सॉल्व नहीं करना होगा, मुझे क्या करना होगा, इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करना होगा। और पॉलिनोमियल मुझे जो वैल्यू देगी वही वैल्यू क्या होगी, नियरली फंक्शन की ही वैल्यू होगी। तो देखिए हमने अगर मैं अभी तक कंक्लूड करूं तो मुझे क्या पता चला कि मुझे अपने फंक्शन को एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। और यहाँ हम जो वो फॉर्म है वो किसकी हेल्प से बना रहे हैं, पॉलिनोमियल की हेल्प से। ठीक है, मुझे अपने फंक्शन को एक सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना था और वो सिंपलर फॉर्म हमने किसकी हेल्प से बनाई है, पॉलिनोमियल की हेल्प से, दैट इज वी आर रिप्रेजेंटिंग बाय px। और यहाँ हमने वो पॉलिनोमियल किसकी हेल्प से लिया है, टेलर्स एक्सपेंशन। तो अब मुझे कहीं पे भी अगर इस फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए कहेंगे तो मैं फंक्शन को यूज नहीं करूंगी बल्कि उसके अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल को यूज करूंगी। तो आपने क्या देखा, फंक्शन को मैंने किससे अप्रोक्सीमेट कर दिया है, पॉलिनोमियल से। और हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि जैसे जैसे पॉलिनोमियल की डिग्री इंक्रीज होती जाएगी आपका फंक्शन उतना ही एक्यूरेट होता जाएगा, है ना, मीन्स एरर आपका उतना ही कम होता जाएगा। देखिए आप जितनी ज़्यादा टर्म्स को इन्वॉल्व करोगे, जितनी x की पावर्स आप ज़्यादा टर्म्स लोगे, देखिए ऑटोमेटिकली आपका एरर उतना कम हो जाएगा। मान लीजिए आप पहली टर्म को कंसीडर करते हो, सिर्फ इन सबको आपने नेग्लेक्ट कर दिया, तो आपने एक लार्ज पोर्शन नेग्लेक्ट किया है तो आपका उतना ही ज़्यादा एरर आ जाएगा। आप फर्स्ट डिग्री के टर्म इन्वॉल्व कर लोगे तो एरर कम हो जाएगा, और ज़्यादा टर्म्स इन्वॉल्व करोगे एरर और कम। तो जितनी आप इस x की पावर को इंक्रीज करते रहोगे, जितनी ज़्यादा टर्म्स लेते रहोगे, आपकी पॉलिनोमियल की एक्यूरेसी उतनी ही होती जाएगी, आपका एरर जो है उतना ही कम होता जाएगा। तो अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे जहाँ ग्राफिकली हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल्स हमारे फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करती हैं। ठीक है, कैसे ये पॉलिनोमियल्स हमें इन फंक्शंस की वैल्यूज रिटर्न करती हैं। तो एक एग्जांपल अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि कैसे एक पॉलिनोमियल एक फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करती है। यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमें क्या करना है, अपने गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स को किसी पॉलिनोमियल से अप्रोक्सीमेट करना है। तो देखिए पॉलिनोमियल से जब आपने अप्रोक्सीमेट कर दिया तो मीन्स पॉलिनोमियल जो क्या है, काफी हद तक उस फंक्शन जैसी ही फॉर्म्स ले चुकी है। पॉलिनोमियल जो क्या है, काफी हद तक हमारे फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर चुकी है। अब हमने क्या लिया, एक जनरल से एग्जांपल लिया cos x, और आप देखिए हम cos x के लिए डिफरेंट पॉलिनोमियल स्टडी करेंगे। आपको पता है cos x का ग्राफ कैसा होता है, इस तरह का, जो आपका ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ x मींस cos x है, cos x का ग्राफ कैसा होता है, इस तरह से। और मुझे cos x को अप्रोक्सीमेट करना है कहाँ पे, नियर पॉइंट 0। आपको 0 के आसपास इस फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करना है। तो देखिए अगर मैं फर्स्ट डिग्री की पॉलिनोमियल से इसको अप्रोक्सीमेट करूंगी, फर्स्ट डिग्री की पॉलिनोमियल कैसे होगी, ax प्लस b। हम पर्टिकुलर इसको किसी मेथड के लिए नहीं ले रहे हैं, मैं एक जनरल आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जनरल से कुछ रिप्रेजेंटेशंस ली हैं। तो देखिए अगर आपकी फर्स्ट डिग्री की पॉलिनोमियल है, फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल मींस इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन ने क्या किया, देखो उसको 0 पे तो अप्रोक्सीमेट कर दिया। cos की वैल्यू 0 पे कितनी होती है, 1। तो आप देखिए 1 को आपकी स्ट्रेट लाइन टच कर रही है, बट उसने आसपास के एरिया को भी कवर नहीं किया है। अगर मैं पॉलिनोमियल की डिग्री को इंक्रीज कर दूं, मैं पॉलिनोमियल की डिग्री 1 से 3 कर दूं, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब मैंने अपने फंक्शन को किसी क्यूबिक इक्वेशन से अप्रोक्सीमेट किया है। और आप जब कोई भी मेथड अप्लाई करोगे तो आप ए बी सी डी की वैल्यूज फाइंड आउट करोगे और आपको एग्जैक्ट पॉलिनोमियल मिल जाएगी। तो अगर मैं यहाँ देखूं कि थर्ड डिग्री की पॉलिनोमियल, देखिए ये आपकी जो ब्लैक लाइन है ये आपका कॉस का एग्जैक्ट कर्व है, और जो ये ब्लू लाइन है ये क्या है, अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल। अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगी तो इट विल बी लाइक दिस। देखिए ब्लू लाइन ने क्या किया, पहले फर्स्ट डिग्री में तो वो सिर्फ एक पॉइंट को अप्रोक्सीमेट कर रही थी, अब आप देखिए यहाँ तक का आपका ग्राफ जो है वो लगभग मैच कर चुका है। ओके, तो हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री इंक्रीज होने से उसका जो अप्रोक्सीमेशन की एक्यूरेसी है वो बढ़ चुकी है, जो एरर है वो और भी कम हो चुका है। आप देखिए आप 0 के नियर बाय एरियाज में उसको अप्रोक्सीमेट कर चुके हो। सिमिलरली अगर मैं पॉलिनोमियल की डिग्री को और इंक्रीज कर दूं, 5 कर दूं, तो आप देखिए ओरिजिनल फंक्शन cos x ये है,
और जो ये अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 5 है, तो देखिए यहाँ तक तो थर्ड डिग्री से भी अप्रोक्सीमेट हो ही रहा था, मैच हो रहा था। फिफ्थ डिग्री ने क्या किया, ये सारा पोर्शन भी आपका कवर कर लिया। तो फिफ्थ डिग्री की पॉलिनोमियल ने देखिए cos x के फंक्शन को इस रीजन तक, जीरो के काफी एरिया तक इंक्रीज कर दिया है। काफी एरिया तक आपको एक्यूरेट वैल्यूज मिलनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे जो डेविएशन है वो बहुत ही कम हो चुकी है। इसी तरह से अगर हम फर्दर पॉलिनोमियल की डिग्री इंक्रीज कर दें, मैं पॉलिनोमियल और बड़ी डिग्री की लूं 7, तो आप देखिए एग्जैक्ट कर्व ये था और जो अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल है वो यहाँ तक, ये ब्लू लाइन अगर मैं देखूं तो ये इस तरह से यहाँ तक आ चुकी है और यहाँ आने के बाद ये डेविएशन में है, फिर ये आगे उसको मैच नहीं कर रही है। तो आप क्या नोट कर रहे हो, जैसे ही पॉलिनोमियल की डिग्री बढ़ती जा रही है आपकी अप्रोक्सीमेशन एग्जैक्ट कर्व को अप्रोच करती जा रही है, एरर कम होता जा रहा है। मतलब डिग्री बढ़ेगी तो आपका एरर स्मॉल हो जाएगा। और यहाँ हमने इसको 10th डिग्री की पॉलिनोमियल से अप्रोक्सीमेट किया, तो देखिए एग्जैक्ट कर्व ये था और आप देखो पॉलिनोमियल की जो 10th डिग्री की पॉलिनोमियल है वो उसको कितना ज्यादा अप्रोक्सीमेट कर चुकी है। ये सारा पोर्शन अप्रोक्सीमेशन में आ चुका है, यहाँ आने के बाद वो उसको डेविएट कर रही है। तो देखिए फर्स्ट डिग्री की पॉलिनोमियल पे 1 पॉइंट मैच हुआ था और 10th डिग्री की पॉलिनोमियल तक आपके काफी सारे पॉइंट्स को मेरी जो अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल है वो अप्रोच कर चुकी है, एरर काफी कम हो चुका है। यहाँ पे जो डेविएशन है कर्व में वो बहुत ही स्मॉल हो चुकी है। सो दिस इज द वे हमने देखा कि कैसे एक फंक्शन डिग्री से अप्रोक्सीमेट हो जाता है। बट इट डजंट मीन कि आप पॉलिनोमियल की डिग्री बहुत हाई करते रहोगे। ऐसा नहीं है कि आप पॉलिनोमियल की डिग्री को ही 100 तक ले जाएं, तो वो भी अपने आप में सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि हायर जितनी डिग्री होगी एरर्स उतने ही कम हो जाएंगे और कितने अच्छे तरीके से पॉलिनोमियल हमारे फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर रही है। Now we will solve a numerical problem by using Taylor series method. देखिए हमने क्या किया, जो आपका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड वो हमने एज इट इज़ लिखा हुआ है, we will use it further. The question is approximate the function f of x is equals to sin x. जो फंक्शन हमें गिवन है वो क्या गिवन है, sin x, और आपको इसको अप्रोक्सीमेट करना है, मीन्स इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। कहाँ पे फाइंड आउट करनी है, इन द रीजन 0 to 0.2, मीन्स मुझे x को क्या पुट करना है, 0, 0.01, 0.02, 0.03 एंड सो ऑन 0.2 तक। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स पे वैल्यू फाइंड आउट करना इजी नहीं है। हमने डिस्कस किया था कि आप डायरेक्ट ये वैल्यूज निकाल नहीं सकते हो। अगर मैं आपको कहूँ कि साइन 0.00002 पे मुझे बताइए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू tell the answer. So what we do, we will approximate it. आपको क्या करना है, अप्रोक्सीमेट करना है इसको बाय अ 4th डिग्री टेलर्स पॉलिनोमियल। ओके, एक पॉलिनोमियल से अप्रोक्सीमेट करना है। टेलर्स पॉलिनोमियल हमें यूज करनी है और कहाँ तक करनी है, 4th डिग्री तक। एंड ऑल्सो ऑब्टेन अ बाउंड ऑन द एरर्स। एरर्स पे बाउंड अभी हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं। देखिए अप्रोक्सीमेट क्या होगा, आपको जो रीजन गिवन है वो क्या गिवन है, 0 to 0.2, ठीक है, 0 से लेके 0.2 तक आपने उसको अप्रोक्सीमेट करना है। अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आपका कर्व इस तरह से है, ठीक है, मैं जनरल ड्रॉ कर रही हूँ, 0 से 0.2 के बीच में इसको ऐसे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका कर्व, आपको पता है साइन फंक्शन इस तरह से होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका कर्व 0 से 0.2 में ये है, तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपका फंक्शन 0 से 0.2 में ये है, मुझे क्या करना है, इस पोर्शन के लिए ही अप्रोक्सीमेट करना है। बाकी पोर्शन में डेविएशन हो या ना हो, वी हैव नो आइडिया, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। हमें क्या करना है, इस पोर्शन में इसको अप्रोक्सीमेट करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, आपको पता है कि x की वैल्यूज तो कुछ भी हो सकती है, 0 से 0.2 के बीच में मुझे एक a चूज करना है, ठीक है, इस इंटरवल में से मुझे क्या चाहिए, एक a चाहिए। और सपोज हमने 0 को ही क्या सपोज किया, a मान के चले, ठीक है, लेट अस सपोज दैट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 0। तो आपको क्या करना होता है,
ए कोई ऐसा पॉइंट लेना होता है जो x के क्लोज हो, मीन्स ये सारे पॉइंट 0 के क्लोज ही हैं, 0 से 0.2, नॉट अ बिग डिफरेंस, ठीक है। तो अगर मैं इस फंक्शन को, इस फॉर्मूला को दोबारा से लिखूं तो देखिए क्या बन जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ a, f ऑफ a मीन्स f ऑफ 0 प्लस x माइनस a, x आपको नहीं पता, कोई भी जनरल पॉइंट हो सकता है, बट a आपको पता है कितना है 0, तो x माइनस a इट विल बी x। अगेन a की वैल्यू कितनी है आपकी 0, यहाँ पे भी a कितना है आपका 0, इट इज ऑल्सो 0। जहां भी आपको a गिवन है, मैंने a को किससे रिप्लेस कर दिया, अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला में 0 से। आप देखिए डेरिवेटिव्स भी आपको a पे फाइंड आउट करने थे, डेरिवेटिव्स अब कहाँ फाइंड आउट करने हैं 0 पे। आप बाउंडेड नहीं हो, आप a 0.1 को भी चूज कर सकते हो, आप 0.01 को भी a चूज कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। सिर्फ क्या होना चाहिए कि उस पॉइंट का इस सारे x से जो डिफरेंस है वो स्मॉल होना चाहिए, बस आपका x माइनस है स्मॉल रहना चाहिए, बाकी आप किसी भी पॉइंट को चूज कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्या चाहिए मुझे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x माइनस 0 स्क्वायर मीन्स इट इज नथिंग बट x स्क्वायर, इट इज x माइनस 0 रेज टू पावर n मीन्स x रेज टू पावर n, एंड दिस इज x रेज टू पावर n प्लस 1। नेक्स्ट इज आपको क्या चाहिए, अभी इस फंक्शन के डेरिवेटिव्स चाहिए, है ना, f फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव। तो मैं क्या करूंगी, इस फंक्शन के डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करूंगी। तो देखिए डेरिवेटिव्स क्या होंगे, f डैश x साइन x डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, सेकेंड डेरिवेटिव में क्या होगा, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, थर्ड डेरिवेटिव में क्या होगा, साइन से किस में चेंज हो जाएगा, अब साइन का डेरिवेटिव cos, नेगेटिव साइन एज इट इज। फोर्थ डेरिवेटिव क्या आएगा हमारा, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो वो माइनस माइनस बैलेंस हो गया। फिफ्थ डेरिवेटिव आपका क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव कितना होता है cos x। तो ये मेरे पास डेरिवेटिव्स आ गए, बट आपको डेरिवेटिव किस पॉइंट पे चाहिए, 0 पे चाहिए, तो आप सभी पॉइंट्स में क्या पुट कर दोगे, x की जगह 0 पुट करोगे। देखिए क्या होगा, f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू मीन साइन 0, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू 0 पे, x की जगह 0 पुट कर दो, साइन 0 पे कितना होगा, इट इज 0, वी नो दैट। f डैश 0 मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे, x की जगह 0 रखिए, cos 0 पे कितना होता है 1। अगेन सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, साइन 0 इज 0, एंड थर्ड डेरिवेटिव विल बी cos 0 is 1, but नेगेटिव साइन था तो इट विल बी -1। नाउ फोर्थ डेरिवेटिव इज साइन 0 अगेन 0, एंड आवर फिफ्थ डेरिवेटिव विल टेक द वैल्यू एज 1, ठीक है, cos 0 पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए मेरे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को अपने गिवन फंक्शन में पुट करेंगे, और आप देखो पुट करने से क्या होगा, f ऑफ 0, फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है, इट इज 0, ओके, ये टर्म आपकी चली गई, इसको नहीं लिखे। सेकेंड इज x इंटू एफ डैश 0 मीन्स x इंटू एफ डैश 0, एफ डैश 0 इज 1, तो ये x इंटू 1, ये टर्म क्या बन गई आपकी x रह गई है ना। प्लस में क्या है, x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश 0, डबल डेरिवेटिव देखिए कितनी वैल्यू दे रहा है आपकी 0, तो जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर वाली टर्म आपकी यहाँ से रिमूव हो जाएगी, तो ये टर्म हमारी चली गई। आपको पता है x स्क्वायर के बाद क्या होगा, x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल इंटू थर्ड डेरिवेटिव, है ना। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, x4 बाय 4 फैक्टोरियल इंटू फोर्थ डेरिवेटिव, तो आइए पुट करें x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू थर्ड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव इज -1, तो माइनस यहाँ आ जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, हमने जस्ट उस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट किया है, ठीक है, तो x ये क्यूब वाली टर्म सॉल्व होगी। नेक्स्ट टर्म विल बी x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू फोर्थ डेरिवेटिव, एंड यू नो दैट फोर्थ डेरिवेटिव इज 0, तो आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगी, टर्म 0 हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, बट आपको देखिए क्या करना था, बाय अ 4th डिग्री पॉलिनोमियल, मुझे 4th डिग्री की पॉलिनोमियल से ही अप्रोक्सीमेट करना था।
फोर्थ डिग्री से हायर की टर्म्स जो हैं हमें वो कंसीडर नहीं करनी थी, तो हम फोर्थ से हायर वाली टर्म्स को कंसीडर नहीं करेंगे और ये तो आपका 0 ही हो चुका है। बस बचेगा कि आपका जो रिमाइंडर बचा है ना, तो फोर्थ तक तो आप ले ही चुके हो, आपका R5 बच चुका है। ओके, एंड योर R5 इज इक्वल्स टू दिस वन, है ना। अगर मैं लिखूं तो Rn कितना होता है, Rn+1 इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू n+1 पे एट पॉइंट ईटा इंटू एक्स रेज टू पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 फैक्टोरियल, और जो आपका ईटा है ये कहाँ होता है, x और a के बीच में कहीं भी कोई पॉइंट होगा। तो देखिए अब मुझे क्या पता चला, अब आपने आगे सारे टर्म्स को निग्लेक्ट किया है तो ऑटोमेटिकली रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सिर्फ हमने फोर्थ डिग्री तक की अपनी टर्म्स को कंसीडर किया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ से आप देख सकते हो कि जो स्टार्टिंग फंक्शन था, ठीक है, स्टार्टिंग फंक्शन था, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, वो फंक्शन क्या था, साइन एक्स था। मैं अगर आपको कहूँ साइन एक्स की वैल्यू 0.2 पे निकालिए तो आपको वो वैल्यू नहीं पता थी, बट अब हमने क्या किया है, टेलर सीरीज की हेल्प से इस फंक्शन की नई वैल्यू फाइंड आउट कर ली। मीन्स साइन एक्स को मैंने क्या बना दिया, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मीन्स 6, है ना। तो जो आपका फंक्शन स्टार्टिंग में साइन एक्स था, अब साइन एक्स क्या फॉर्म ले चुका है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6, ठीक है। तो साइन एक्स की वैल्यू जो है वो चेंज हो चुकी है। अब अगर मैं आपको कहूं कि फंक्शन की वैल्यू 0.2 पे निकालिए, दिस इज योर f ऑफ x, तो अब आप निकाल सकते हो 0.2 माइनस 0.2 क्यूब अपॉन 6, ठीक है। साइन 0.2 निकालना हमें नहीं आता था, बट अब पॉलिनोमियल की हेल्प से मैं साइन की वैल्यू 0.2 पे फाइंड आउट कर सकती हूँ। मुझे जस्ट क्या करना है, 0.2 माइनस 0.2 क्यूब अपॉन 6। तो देखिए आपको पॉलिनोमियल से अप्रॉक्सीमेट करने का क्या बेनिफिट मिला कि मुझे वो वैल्यूज़ जो पहले कैलकुलेट नहीं हो पा रही थी, अब वो वैल्यूज़ इजीली कैलकुलेट मैं कर सकती हूँ, ठीक है। अब फर्दर इसमें अगर हम आगे देखें इसी क्वेश्चन में, तो देखिए आगे हमें क्या करना है, ऑब्टेन अ बाउंड ऑन द ट्रंकेशन एरर। ओके, बट उससे पहले हम एक बार रिमाइंडर टर्म भी देखते हैं, क्या है R5। आपको पता है जो रिमाइंडर है वो हमें क्या देता है, बेसिकली एरर देता है, ठीक है। जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हमें देता है रिमाइंडर। तो आप 5th स्टेप, 4 स्टेप्स ऑलरेडी 4th डिग्री पॉलिनोमियल तक कर चुके हो, N4 तक हमने कर लिया था। आपने रिमूव कौन सी टर्म्स की है, रिमेनिंग टर्म्स कौन सी है जो 5th से स्टार्ट हो रही थी। तो R5 क्या होगा आपका, अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ 5th डेरिवेटिव एट पॉइंट ईटा इंटू एक्स रेज टू पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। और आपको पता है कि जो ये ईटा है वो ईटा क्या होता है, आपका यहीं पे कोई ना कोई पॉइंट होगा, है ना। ए आपका ये है और x मान लीजिए, x कुछ भी हो सकता है, तो ईटा क्या होता है, x और a के बीच का कोई भी पॉइंट होगा। तो फंक्शन का डेरिवेटिव आपको कहाँ लेना है, 5th डेरिवेटिव किस पॉइंट पे लेना है, इस पॉइंट के ऊपर। और आप देखिए 5th डेरिवेटिव क्या है, cos x, मीन्स मुझे cos किस पॉइंट पे लेना है, ईटा पॉइंट पे मुझे उसको चूज करना है। फर्दर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, बाउंड ऑन द एरर। अब देखिए एरर मीन्स एरर क्या है, जो भी टर्म्स आपने छोड़ दिए हैं, जो भी टर्म्स हमने रिमेनिंग टर्म्स हैं वो हमारी एरर है, क्योंकि हमने उन्हें अपने क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं किया। तो देखिए एरर आपको कहाँ निकालना है, 0 से 0.2 के बीच में। ये टर्म मुझे क्या दे रही है, एरर। यहाँ पे x की सबसे कम वैल्यू क्या है, 0, और x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 0.2। तो मैं एक बार 0 पे चेक कर लेती हूँ और एक बार 0.2 पे, वो क्या हो जाएंगे, मेरे एरर के बाउंड्स हो जाएंगे, है ना, कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों कंडीशंस लेंगे तो मुझे बाउंड मिल जाएगा। तो देखिए अगर मैं x को 0 लूँ, आप x को 0 पुट कीजिए, ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मीन्स जो आपका रिमाइंडर है इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से ज़्यादा होगी। आपने मिनिमम पॉइंट पे तो चेक कर लिया कि 0 रखते ये सारी टर्म क्या हो रही है, 0। अब मैं इसको क्या करती हूँ, मैक्सिमम नंबर 0.2 के लिए चेक कर लेती हूँ। तो देखिए जब आप इसको 0.2 पुट करेंगे, इट विल बी 0.2 रेज टू पावर
5, ठीक है। और एक चीज हम क्या ध्यान से देखें, अगर आपका डेरिवेटिव किस पॉइंट पे है, ईटा पे, आप कोई भी वैल्यू बीच में लीजिए वो क्या होगा, ईटा होगा। ईटा कहाँ है, x और a के बीच में। अगर x आप इसको मान रहे हो तो ईटा यहाँ कहीं होगा, x इसको ले रहे हो तो ईटा यहाँ होगा। अगर आप इस पॉइंट पे x पे हो, इस पॉइंट पे हो, तो ईटा क्या होगा, x और a के बीच में ही होगा। मतलब वो वैल्यू हमेशा 0 से 0.2 के बीच में ही है ना। तो आपका जो ईटा है, ईटा की वैल्यू क्या है, 0 से लेके 0.2 ही है। और आपको पता है फंक्शन का डेरिवेटिव है ना, फंक्शन का 5th डेरिवेटिव किसके इक्वल है, cos x। और मीन्स मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ अब, cos x की जगह क्या लिखेंगे इसको, cos ईटा, है ना। वेयर ईटा जो है, ईटा की वैल्यू क्या है, ईटा लाइंग बिटवीन 0 to 0.2, ओके, डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 0.2 रेज टू पावर 5। इसको अगर मैं रिमूव कर दूं यहाँ से, इट विल बी 0.2। अब आपको पता है कि जो cos की वैल्यू किस पॉइंट पे निकालनी है, ईटा पे, और ईटा है 0 से 0.2 के बीच में। तो कोई भी पॉइंट लो, आपको पता है cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। cos की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होगी। तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो वैल्यू आप 0 से 0.2 तक कोई भी पॉइंट ले लीजिए, आपकी वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होगी। इट विल बी 1 और लेस देन 1। लेकिन 1 भी नहीं आ रही है यहाँ, तो देखिए क्या होगा। अगर मैं इसको लिखूँ, R5 जो है 0 से तो बड़ा आ चुका है, ठीक है। और ये वैल्यू क्या है, ये टर्म क्या है, लेस देन 1। तो ये यहाँ पे क्या सिंबल आ गया आपका, लेस देन 1, ठीक है। अब मैं इसको अगर इवेल्युएट करूँ तो इट विल कम आउट टू बी, ठीक है। मैं इस टर्म को कैलकुलेट करके लिख रही हूँ, 0.2 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, इट विल बी 0.00003, ठीक है। तो आपका जो एरर के बाउंड्स मुझे मिले, क्या मिला आपका एरर, कि या तो एरर 0 से बड़ा होगा, लेकिन वो कम किससे होगा, 0.000003। 5 जीरोस आपकी आ चुकी हैं। देखिए बच्चों, एरर का मतलब क्या होता है कि जो एग्जैक्ट वैल्यू है और जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है उनके बीच का डिफरेंस। तो आप देखो, डिफरेंस की जो पहली 5 टर्म्स हैं वो कितनी है, 0। और वो 0 आने का मतलब क्या, वो टर्म्स कैसी होंगी, सेम। यही मतलब है ना, 0.113 में से आपको 0.112 माइनस करना है, तो क्या बनेगा, 0.001। तो ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है सपोज, ये आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जो पॉलिनोमियल से मिली। तो आपको एरर से क्या पता चल रहा है, 2 0 आने का मतलब क्या है कि आपकी 2 टर्म्स तो मैच कर रही थी, तीसरी टर्म पे जाके जो है मिसमैचिंग हुई है। सेम थिंग वी विल कंक्लूड फ्रॉम हेयर कि पहली 5 टर्म्स तो हमारी सेम होगी, मतलब पॉलिनोमियल जो है 5 डिजिट्स तक तो आंसर करेक्ट देगा, बट 5 डिजिट्स के बाद हमारे आंसर में जो है वो एरर आएगा, ठीक है। इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा और, आप अगर देखिए तो बहुत अच्छी अप्रॉक्सीमेशन है, आपके 5 डिजिट्स मैच करना, इट्स अ ग्रेट थिंग कि आपको 5 डिजिट्स तक जो है एक्यूरेट आंसर मिल रहा है। इसी चीज़ में आप देखिए, आपका जो x था इट इज़ 0.2 एंड a इज़ 0। तो x माइनस ए, आप कोई भी मैक्सिमम गैप भी ले लोगे तो x माइनस ए मैक्सिमम कितना आ रहा है, 0.2 में से 0 माइनस करके 0.2। तो आपका जो x माइनस ए है वो हमेशा स्मॉल है। अगर आप इसको x ले लोगे तो ये 0.1 है, तो ये तो और स्मॉल हो जाएगा। मीन्स आपका जो गैप है हमेशा स्मॉल था, स्मॉल आपका गैप था, तो आपका आंसर उतना ज़्यादा एक्यूरेट आया है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस इंटरवल को इंक्रीज करके 0.5 तक ले जाऊं, ठीक है। तो 0.5 लेने से आपका x माइनस ए क्या है, पहले से बड़ा हो चुका है ना। पहले x माइनस ए 0.2 था, अब कितना हो गया, 0.5। तो गैप बढ़ चुका है। तो गैप बढ़ने से क्या होगा, आपने जो टर्म्स रिमूव कर दी हैं, 4th डिग्री के बाद की जो टर्म्स छोड़ दी हैं वो ज़्यादा इफेक्ट देंगी, ठीक है। आपने बड़ी बड़ी टर्म्स को अब रिमूव किया है तो आपका एरर अकॉर्डिंगली ज़्यादा हो जाएगा। और अगर आप 0.5 से करोगे तो आप देखते हो वहाँ पे आपका एरर जो है इतना बाउंड उसका रह जाता है। मीन्स आपके डिजिट्स 3 तक एक्यूरेट आएंगे, 3 के बाद आपका एरर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जितना ये गैप स्मॉल होगा उतने ही आपको बेस्ट आंसर्स मिलेंगे।
गैप बड़ा है तो आपके एरर की जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंडली, एरर को अगर आप कम करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा टर्म्स उसमें इन्वॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है जितने टर्म्स हम ज़्यादा लेंगे उतने ही ज़्यादा एक्यूरेसी हमें मिलेगी। जितने टर्म्स आप कम छोड़ोगे, कम टर्म्स को रिमूव करोगे, उतना ही एरर आपका कम हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अप्रोक्सीमेशन ऑफ फंक्शंस बाय टेलर्स मेथड। आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा।